आप सभी लोगों को जय श्री श्याम। आज की क्लास में आज फिर आपके सामने जो है पधार चुके हैं हिंदी की क्लास लेकर। तो हमें उम्मीद होगा कि हिंदी तो आप सब लोग को बोलने आता होगा, मुंह चकरा चकरा के बोल ही रहे होंगे। तो घरे कौन कौन जो है प्रैक्टिस कर रहे हैं आप लोग सब बताएंगे। आप लोग भी बताइए, ऐसा नहीं है कि इन्हीं लोग से सिर्फ पूछेंगे, आप भी बताइए कैसे मुंह चकराते हैं। अगर मुंह चकरा के बोल रहे हैं तो हिंदी आपको आ गया और नहीं पढ़ अगर आ रहा है नहीं आ रहा तो नहीं आएगा, इसलिए थोड़ा सा प्रैक्टिस करना जरूरी है। तो चलिए, हमारा जो समय जो है बहुत कीमती है और आपका भी समय कीमती है। हम लोग डायरेक्टली सीधे पॉइंट पे बात करते हैं। तो व्यंजन पढ़ रहे थे, व्यंजन में आज पहला चीज हम पढ़ेंगे स्पर्श व्यंजन। ये तो रहा तावे वाला बात, अभी सीखना था सबको जरूरी है, सब आप लोग भी सीखिए सब कुछ। आज पढ़ेंगे व्यंजन। व्यंजन में हमारा पहला टॉपिक है स्पर्श व्यंजन। स्पर्श व्यंजन क्या है उसके बारे में हम लोग पहले समझ लेते हैं। स्पर्श व्यंजन है क्या? तो स्पर्श व्यंजन का मतलब ये होता है कि जिसका प्रयोग जो है ना मुंह के पूरे भाग से होता है। ये मुंह है ना, ये मुंह के पूरे भाग से यूज होता है, ठीक है, उसको हम स्पर्श व्यंजन कहते हैं। यानी कि पूरा मुंह का मतलब जब हम बोलना कोई भी ध्वनि या उच्चारण करना चालू करेंगे तो मुंह मतलब पूरे मुंह के अंदर वाले सारे भाग से मतलब रखता है, उससे हम स्पर्श व्यंजन कहते हैं। यानी कि स्पर्श का मतलब है कि सट सट एक दूसरे की सहायता से बोला जाने वाला, उसको स्पर्श व्यंजन कहेंगे। क्या कहेंगे? स्पर्श व्यंजन। किसको कहेंगे? इसको बोलेंगे एक दूसरे की सहायता से बोले जाने वाले वर्ण को या ध्वनि है, जो वर्ण से जो ध्वनि उत्पन्न यानी ध्वनि को हम क्या बोलेंगे? स्पर्श व्यंजन बोलेंगे। स्पर्श व्यंजन कौन कौन है उसको भी हम लोग सीखते हैं। तो पहले हमें खंड बनाया हुआ है, जिसमें खंड का पहला ऊपरे वाला है वर्ग लिखा हुआ है। क्या लिखा है? वर्ग। यहाँ उच्चारण के स्थान पर यानी कि उच्चारण के आधार पे अलग बांटा गया है। अघोष, अघोष और अल्पप्राण, अघोष और अल्पप्राण। अघोष यहाँ भी है, यहाँ महाप्राण है। यहाँ सघोष है, अल्पप्राण, सघोष है, महाप्राण, सघोष, अल्प और नासिक प्राण, ठीक है। यहाँ पे लिखा हुआ है कंठ। कंठ के आधार पर उच्चारण किसका है, इसलिए हम कंठ लिखेंगे यहाँ, ठीक है। इसको कंठ या कंठ या कंठा लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। कंठ या कंठा लिखे कोई दिक्कत नहीं है। कंठ से उच्चारण होने वाले कौन कौन से जो है व्यंजन है। तो पहला बात है व्यंजन, तो आपको पता है ना कि कितने प्रकार के होते हैं। व्यंजन क्या हुआ है टोटल? 33। कितना? 33। आधा है वो द्विगुण व्यंजन, राइट, ठीक है, गुड। आपको समझदार है इसलिए कोई दिक्कत नहीं है। और यह कंठ, कंठ से उच्चारण वाला व्यंजन कौन है? कंठ से उच्चारण यानी कंठ से उच्चारण वाला व्यंजन कौन है? तो कंठ से उच्चारण वाला व्यंजन है कंठ। कंठ से उच्चारण वाला व्यंजन क। तो आप क है, कंठ से उच्चारण हो रहा है क का, तो आप लोग अपना कंठ पकड़ लीजिए हाथ से जल्दी से, ऐसे पकड़ लीजिए। अब बोलिए क। अब मुंह जो है ना आप कहीं नहीं मतलब कुछ नहीं कर रहा है, मुंह आ कीजिए, कर लिए, और बोलिए क क है ना। आप जब क का बोल रहे होंगे तो आपको पता चल रहा होगा कि घरघराहट आ रहा है, ये वाला से घरघराहट आ रहा है। अब उसको अगर माने तो कस के दबा भी सकते हैं, ठीक है। तो क हो गया। अब ये इसी से कहिएगा गीता ख ग, पकड़ ले हाथ से, घ अंग, यानी कि क ख ग घ अंग जो है कंठ से उच्चारण होने वाला है। हाँ नहीं? कोई दिक्कत नहीं। उसके बाद तालु। तालु का मतलब होता है, तालु का मतलब ऊपरे वाला, तालु ऊपरे है ना, ऊपरे मुंह में ऊपर में है तालु, उससे उच्चारण होगा। यानी तालु के पिछला भाग से, यानी कि उच्चारण होगा लेकिन अगला भाग से नहीं होगा, पिछला भाग से। तालु के ऊपर यानी कि जीभ का पिछला भाग सटेगा, पिछला भाग सटेगा, अगला नहीं सटेगा। कौन है? च च छ य झ इया, समझ में आया? य कहाँ बोले हैं? आपने बोले हैं या बोले हैं च श य बोल रहे हैं या, यानी कि जीभ के पीछे वाला हिस्सा जो है, ये वाला हिस्सा जो है, ये जीभ है मान लीजिए, तो ई वाला हिस्सा सट रहा है खाली, अगला नहीं सटेगा, ठीक है। तो हम उसको कहेंगे कि तालु से उत्पन्न होने वाला, यानी कि च छ ज झ इया, ये सब क्या है? जीभ से उत्पन्न, यानी जीभ के पिछला हिस्सा से उत्पन्न होने वाला है। उसके बाद मूर्धन,
यानी कि मुंह से उत्पन्न होने वाला, यानी कि तालु के कौन सा भाग? अगला। अगला। यानी कि तालु के अगला भाग से सटेगा। तो जीभ जब भी उच्चारण करेगा तो आगे सटेगा। कहाँ सटेगा? आगे। ये जीभ कहाँ सटेगा? आगे। आगे। तालु में कहाँ सटेगा? यहाँ ऊपर में, ठीक है, अंदर में सटेगा। शुरू करते हैं। ट देखिए, ट बोलिए, ट ट बोलिए, ट कस के, अरे ना जितने भी है ये सभी कहाँ सट रहे हैं? तालु में ऊपर। आगे आगे जीभ जो है सटा रहा है, ऐसे सटता है, ऐसे याद रखिएगा। ट देखिएगा जीभ ऐसे सट रहा है। ट बोलिए, सट है। उसके बाद दंत में, यानी कि अब दांत की सहायता से, जीभ जब तक दांत में नहीं सटेगा तब तक काम नहीं चलने वाला। दंत में यानी कि अब क्या है? ट तो समझ गया, अब त बोलना। त तो जीभ कहाँ सटेगा? त बोलते समय दांत में आगे सटेगा। कहाँ सटेगा? आगे। कहाँ सटेगा? आगे। त तो जीभ मतलब दांत जो है में जीभ सगरो सटेगा और बोलेगा त थ द ध दंतना। अब उसके बाद ओष्ठ में सटेगा। का में? ओष्ठ। ओष्ठ में मतलब ओठ में सटेगा या ओठ, अभी ओठ सटेगा। तो लिखना प बोलिए, बोलिए, अब ब चल गया पेटा पे। बोलिए प फ ब फ। अच्छा, मुंह के अलावा कुछ सट रहा है? यानी इसके अलावा कुछ नहीं सट रहा है, तो हम कहेंगे गोष्ठ। तो आपसे एग्जाम में पूछेगा कि क्या बोलते हैं, कंठा से संबंधित शब्द कौन कौन से हैं? कंठ से उच्चारण वाला शब्द कौन से है? दंत से उच्चारण वाला शब्द कौन है? आप बता देंगे आप? है नहीं? अब देखिए, यहाँ तो कोई दिक्कत है नहीं है। उसके लिए सघोष के आधार पर व्यंजन। सघोष के आधार पर व्यंजन दो प्रकार के। एगो सघोष है, घोष के आधार पर व्यंजन कितने प्रकार के? दो। एगो अघोष है और एगो सघोष है। अघोष किसको कहेंगे? जिसके उच्चारण में कंपन नहीं होता हो, जिसको हम उच्चारण करेंगे तो कंपन नहीं होना चाहिए, ठीक है। जैसे हर वर्ग के, हर वर्ग का मतलब होता है हर वर्ग। ये जो वर्ग दिया है नहीं, इन्हीं के बारे में बता कि हर वर्ग के पहला और दूसरा, पहला और दूसरा जो है ना, उसी को हम क्या कहेंगे? अघोष कहेंगे। हर वर्ग के पहला और दूसरा ये जो है क्या कहें, उसे हम क्या कहेंगे? अघोष कहेंगे। इसका मतलब है कि मतलब कह रहा है कि कंपन नहीं होता है। देख लेते हैं। हर वर्ग के पहला, यानी कि पहला हो गया ये, दूसरा ये, तीसरा ये, चौथा ये, पांचवा। ये पहला कहाँ है और दूसरा? पहला और दूसरा ये ना है। तो देखिए अघोष लिखा है ना, यानी कि अघोष के बारे में ठीक कहा है। तो अब उच्चारण करके देखेंगे। क्या करके देखेंगे? उच्चारण करके। अब कह रहा है कि कंपन नहीं होता है। क ख क च छ ट ये क्या हो रहा है? डायरेक्ट। इसका मतलब यह है कि जैसे ही हम बोल रहे हैं ना तो जहां सट रहा है तुरंत हट जा रहा है। अब ऐसे करके करेगा, ऐसे करेगा तो ये कंपन होगा। ऐसे समझ में आ रहा है? कंपन होगा। बात समझ में आ रहा है? मतलब है कि मतलब इसके आगे अगर बोलेंगे ग घ अंग तो ग तो एक कान तक वाइब्रेशन जा रहा है। ग बोलते समय बोलिए ग घ ये सब रेखा रहा है। क्या हो रहा है? रेखा। आप ऐसे हाथ कीजिए जल्दी। अब ऐसे रखना है, ऐसे यहाँ ये देखिए, ये हाथ ऐसा होना चाहिए। ऐसे रखिए, अंदर यहाँ तक सटाइए ऐसे। अब बोलिए ग घ अंग। समझ आ रहा है? अब क्या हो रहा है? इससे कंपन हो रहा है। क्या हो रहा है? कंपन हो रहा है। इसलिए हमें पता चल गया कि अघोष जो होगा, अघोष क वर्ग और ख वर्ग वाला पूरा ऊपर से नीचे तक,
क वर्ग च च ज ये वाला ये क्या बोलते हैं च छ ख च छ ये सब जो होता है ये सब हो रहा है। यानी कि पहला वर्ग और दूसरा वर्ग जो है उसको क्या बोलेंगे अघोष बोलेंगे। अब अघोष में क्या हर वर्ग के पहला और दूसरा इसका कंपन किसे होता है कंपन। तो कंपन होता है क वर्ग वाला क ख यानी कि सीधे जा रहा है ऐसे जा रहा है ऐसे जा रहा है ठीक रहा है उठ जा रहा है सीधा उठ जा रहा है। अगर जा रहा है अगर ऐसे मतलब गया फिर ऐसे करके ऐसे उठेगा ऐसे सट के उठेगा तो कंपन हो जाएगा ठीक है। उसको हम क्या बोलेंगे अघोष बोलेंगे। यानी कि क वर्ग वाला और ख वर्ग बोलिए क च ट त प ख छ छ त थ प। उसके बाद है अब सघोष। उसके बाद क्या है सघोष। उसके बाद क्या है सघोष जिसके उच्चारण में कंपन होता है। यानी कि अभी हम कंपन होने के बाद बोल रहा है यानी जिसका उच्चारण करेंगे तो क्या होगा कंपन होगा। तो दिक्कत समझ में आ रहा है यानी अब हम जो बोलने जाएंगे उसका क्या होगा उच्चारण होगा। क्या होगा यानी उच्चारण हम करेंगे तो उच्चारण करेंगे तो वाइब्रेशन ज्यादा होगा है नहीं। तो चालू करें हाथ ऐसे लगाइए ऐसे लगाइए हाथ ऐसे लगाइए हाथ। हाँ अब ऐसे हाथ लगा लिए अब शुरू करेंगे हम बोलना। अब कौन कौन है तो तीसरा वर्ग और चौथा वर्ग और पांचवा यानी कि तीसरा चौथा और पांचवा ऐसे लगाएंगे और बोलेंगे ऐसे लगा के ग घ अंग वाइब्रेशन हो रहा है कंपन हो रहा है नहीं आ रहा तो ऐसे लगाइए ऐसा बढ़िया पता चलेगा ग अंग हो रहा है उच्चारण। अरे हाँ या नहीं जीभ जो है ना ऐसे ऐसे कांपेगा क्या करेगा जीभ कांपेगा बोलते समय ग कांपते समय ग। आप मेरे मुंह पर ध्यान दीजिए आप मेरा जीभ पर भी ध्यान दीजिएगा ग करते समय जीभ कांपेगा ऐसे कांपेगा। आप बोलिए करके मुंह पूरा छिपिए नहीं मुंह आप थोड़ा सा ऊपर उठाइए ग मुंह खोल के बोलिए ठीक है। तो ई हो गया उसके बाद घ बोलिए घ अंग ये सब क्या है वाइब्रेशन करने वाला है। क्या करने वाला है वाइब्रेशन। आपसे पूछेगा कि अघोष कौन कौन है तो एक और दो और सघोष कौन कौन है 3 4 5 3 4 कोई दिक्कत है समस्या नहीं है। अगर आपको कोई दिक्कत नहीं है समझ में बढ़िया से आ गया है तो बहुत अच्छी बात है। अगला आता है प्राण प्रणात्म। क्या आता है प्रणत्व। प्रणत्व के आधार पर यह कितने प्रकार के होते हैं दो प्रकार के। कितने प्रकार के होते हैं दो प्रकार के होते हैं। पहला है अल्प प्राण। अल्प प्राण का मतलब है कि आधा प्राण और महाप्राण का मतलब है कि जिंदा है। अल्प प्राण मतलब गया बोरा में कहाँ में बोरा में यानी कि काम खत्म है। और महाप्राण का मतलब है बचल है। अल्प प्राण में क्या है मुंह से कम हवा निकले जैसे अल्प प्राण यानी कि प्राणांत के आधार पर प्राण कितना प्रकार के होते हैं दो प्रकार के। एक होता है अल्प प्राण। क्या होता है अल्प प्राण मुंह से कम हवा निकलता हो मुंह से कम हवा निकलता हो। अल्प प्राण मतलब आधा प्राण हो गया है बेचारा के तो उससे मुंह से क्या निकल रहा है कम हवा निकलता है। यानी कि किस में निकलेगा कम हवा जैसे पहला तीसरा और पांचवा यानी कि पहला तीसरा और पांचवा एक को बीच करके हम अल्प प्राण में पहला तीसरा यानी कम हवा किस में निकलेगा तो क उसके बाद ग उसके बाद बोलिए क ग अंग। और देखिएगा आप खराब डांटे वाला आएगा महाप्राण जकरा में जान रहेगा ना खरा खिरी नहीं खरखरा के डांटेगा खरहेट के डांटेगा खरहेट के डांटना कहते हैं। महाप्राण का मतलब है जिसमें ज्यादा हवा निकलेगा और ज्यादा हवा निकलने का मतलब ये होगा कि जो है ना क्या बोलते हैं खरहेट के डांटेगा। क्या कर रहा है खरहेट के डांटेगा यानी कि ख होगा ही कंफर्म हो गया। खरहेट के डांटेगा मतलब ख हो गया यानी कौन हो गया ख। कोई दिक्कत है का जल्दी बोलिए हैं ख घड़ा चलेगा
क्या हुआ गीता? घराटा लेगा यानी कहे का मतलब कि दूसरा और चौथा, दूसरा और चौथा, दूसरा और चौथा जो है ये क्या हो गया? महाप्राण। महाप्राण। एक बार खदेड़ के डालेगा फिर घराटा लेगा। घ से घराटा, ख से खदेड़ के डाटा, ग से घराटा, ख से खदेड़ के डाटा। समझ में आया नहीं आया? आ गया। अब अल्प प्राणी में क्या था? धीरे धीरे बोलेगा। गाय बोला गलवा आजा। ये देखिए अल्प प्राण का मतलब ये होता है। बस समझ में आया?